हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिवीजन टेस्ट पेपर 2026 के इस सीरीज में हम लोग अब कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस बार इंस्टीट्यूट ने 3 सवाल दिए हुए हैं। वो कौन से कंसेप्ट है, पहले उस पर बात करते हैं। दोस्तों, कंपनीज एक्ट 2013 पे क्वेश्चन नंबर 19 हमारे आरटीपी में पूछा गया है। वो है अल्ट्रा वायरसिस पे। बियॉन्ड द पावर अगर कंपनी काम करता है तो उसमें क्या क्या मतलब वो कंसेप्ट क्या है, और उस पर केस स्टडी दिया हुआ है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपको गवर्नमेंट कंपनी पे दिया हुआ है, जो बहुत ही इजी है और आराम से आप इसे डील कर लोगे, और इसी के साथ एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आरटीपी को हमने डन कर दिया। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है एनपीओ पे। क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हो सकती है एज अ कंपनी एंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, एंड इफ सो व्हाट प्रोसीजर डज इट हैव टू अडॉप्ट, और क्या प्रोसीजर उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सेक्शन 8 कंपनी हमने पढ़ा हुआ है। तो शांति से आप देखिए, लेक्चर को समझिए। मैं हर एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, आपको इसका आईसीआई का सजेस्टेड जो आरटीपी में आंसर दिया है वो भी बताऊंगा। तो हम लोग इसी लेक्चर में ये तीनों क्वेश्चन डन कर देंगे। अब तक हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कर चुके हैं। दोस्तों, अब यहां पे ध्यान दीजिए। पहले तो आप ना, बहुत सारे बच्चे शायद जब वो केस स्टडी पढ़ते हैं ना, तो पहले से ही दिमाग बना लेते हैं कि अभी मुझे आने नहीं वाला। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप पहले क्वेश्चन को समझिए। आपको वो जो प्रोविजन है, फैक्ट ऑफ द केस है, कंक्लूजन है, वो कैसे लिखना है, मैं इंस्टीट्यूट के आंसर के माध्यम से आपको बताऊंगा। अब पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। और एक बात कि ये 12 जैसा एग्जाम तो नहीं है, तो आपको डायरेक्ट रटे रोटे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हाँ, बट कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है, जो अल्ट्रावायर्स का था, वो वही रहेगा। कैसे, मैं बताता हूं, देखो। सनराइज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड with the object of developing residential housing project as specified in its memorandum of association। देखो दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसमें ऑब्जेक्ट में उन्होंने लिखा था कि हम जो ये कंपनी बना रहे हैं सनराइज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये क्यों बना रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था। तो मेन ऑब्जेक्ट था कि हमें रेसिडेंशियल हाउस को डेवलप करना है करके। ठीक है, डन। दूसरा, the board of director decide to invest substantial part of the company's fund in speculative trading of shares of other company। और देखो, एक्चुअली मेन पर्पस तो रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट का था, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, ये डिसाइड किया कि सब्सटेंशियल पार्ट, एक बहुत बड़ा पार्ट उस फंड का हम लोग ट्रेडिंग के लिए यूज करेंगे। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे सर? ताकि होप में, इस होप में, ये अपेक्षा है, ये उन्हें आशा है सर, कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, क्विक प्रॉफिट कमा पाए करके। तो ये दो चीज हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा निर्णय लिया। अब हुआ क्या, द शेयर होल्डर्स क्वेश्चन दिस एक्ट। द डायरेक्टर अर्ग्यू दैट सिंस द कंपनी वॉज ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंड हैड वाइड पावर ऑफ मैनेजमेंट, देयर डिसीजन वॉज वैलिड। देखो, ये जो चीज थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसको अपोज किया, क्वेश्चन उठाए शेयर होल्डर ने, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा चुप बैठो, हम लोग रजिस्टर कंपनी और हमारे पास मैनेजमेंट का बहुत सारा पावर होता है, तो हम जब चाहे तब सारी चीजें बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं करके। एग्जामाइन कहा गया है कि आप बताइए विथ रेफरेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। कहानी यहां पे आपको बताया भी था कि कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है। ठीक है, वेदर द डायरेक्टर एक्शन बाइंडिंग ऑन द कंपनी, क्या डायरेक्टर का एक्शन कंपनी पे बंधन कारक रहेगा क्या, आप बताइए और 7 मार्क्स लेके जाइए करके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, ये इंस्टीट्यूट का ही आंसर है। आपको चाहिए ना कि सर प्रोविजन कैसे लिखे हम लोग, तो ये पहला ही प्रोविजन है कि आपको ये पता होना चाहिए था, और इसी के बेसिस पे आपका आंसर बनेगा। देखो, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का एमओए है, डिफाइन द स्कोप ऑफ एक्टिविटी ऑफ कंपनी। उसमें बताया होता है कि कंपनी क्यों बनी, क्या कर सकता है, उसका मैक्सिमम मतलब लिमिट क्या है, उसका पावर क्या है करके। द एक्ट डन बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसे कहा जाएगा अल्ट्रा वायर्स और वॉइड। तो जो भी आपने एमओए में लिखा गया ऑब्जेक्ट है, उसके बियॉन्ड जाके अगर काम किया, जैसे तुम्हारे एमओए में लिखा था कि तुम रेसिडेंशियल हाउस को डेवलप कीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो सर, आप तो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, वो तो आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो आप जब बियॉन्ड जाके काम कर रहे हो, उसे अल्ट्रा वायर्स कहा जाएगा, बियॉन्ड द पावर, और वॉइड होगा, वो वैलिड रहेंगे ही नहीं। ओके, द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एस्टैब्लिश इन, क्या है, एशब्री रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच होल्ड दैट एक्ट बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी कैन नॉट बी रेटिफाई इवन बाय यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। और ये इस प्रोविजन का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था। उन्होंने कहा कि भाई चलो, ये जो डायरेक्टर बोले ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये केस का नाम आप थोड़ा ध्यान में रखिए, आरटीपी में आया है तो यहाँ पे ये क्लियरली हमने पढ़ा था कि अगर सारे रेटिफाई का मतलब क्या है,
कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तुम बोल रहे हो कि सर रेसिडेंशियल हाउस था ना, तो अभी हमको भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे रेटिफाई करते हैं, सबका सम्मति है, यूनानिमस कंसेंट, मतलब बिना विरोध, बिन विरोध सारे शेयर होल्डर एग्री है कि हम हमारा ऑब्जेक्ट बदल देते हैं। वो ऐसा रेटिफाई नहीं कर सकते करके सच एक्ट wholly void and cannot be bind the company, और ऐसा कोई भी काम करता है तो वो पूरी तरीके से void रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा, और उसे आप कंपनी पे नहीं थोप कर सकते। तो ये प्रोविजन था दोस्तों। प्रोविजन में क्लियरली कहा गया है कि जो डायरेक्टर बोल रहे थे ना हमारी मर्जी, हमें बहुत सारा पावर है, ऐसा कोई पावर है ही नहीं, वो रेटिफाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, दूसरी बात, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोविजन। अब देखते हैं फैक्ट, जो हमने केस पढ़ा था, और फैक्ट तो सर वही है जो क्वेश्चन में था, वही लिखना है आपको। इन द इंस्टेंट केस, ये कुछ लैंग्वेज है जो आपको आईसीआई का फॉलो करना है। आप बहुत बार बच्चे यूज करते हैं इन द अबो केस, लिखिए इन द इंस्टेंट केस द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ सनराइज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड क्या था सर, रिस्ट्रिक्टेड द कंपनीज बिजनेस टू रियल एस्टेट डेवलपमेंट। अब ये थोड़ा मॉडिफाई किया लैंग्वेज, आपको नहीं इतना मॉडिफिकेशन आ रहा है, एज इट इज उठा के लिखिए कि क्या ऑब्जेक्ट था सर, रियल एस्टेट बिजनेस को डेवलप करना, रियल एस्टेट बिजनेस में काम करना, ये उनका काम था। हाउएवर द डायरेक्टर डाइवर्टेड फंड इनटू स्पेक्युलेटिव शेयर ट्रेडिंग, दिया था क्वेश्चन में, विच वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम, जो था ही नहीं, मेमोरेंडम में ऐसी चीज दी नहीं गई थी। दिस एक्टिविटी वॉज देयर फॉर बियॉन्ड द पावर कन्फर्ट ऑन द कंपनी, तो एक्टिविटी बियॉन्ड द पावर था। तो कंक्लूजन क्या है सर, अब ये कंक्लूजन करके लिखिए। कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर डायरेक्टर एक्शन इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी एंड देयरफॉर वॉइड, तो अल्ट्रा वायर्स भी है, वॉइड भी है, कंपनी इज नॉट बाउंड बाय सच एक्ट एंड द फंड यूटिलाइज फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस कैन बी रिकवर्ड, जो जो फंड उन्होंने स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए यूज किए थे वो रिकवर कर लीजिए भाई। The doctrine of ultra vires protect the shareholder and creditor by ensuring that company's capital is used only for authorized purpose। तो यही तो काम था, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या इंश्योर कर रहा था, किसे प्रोटेक्ट कर रहा था, शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर को, वो लोगों को जिन्होंने पैसा दिया है कंपनी को, है ना, उन्होंने एक भरोसे के साथ पैसा दिया था कि भाई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, और ये शेयर मार्केट में लगा रहे हैं सर। जब अगर आपके पास ऐप रहेगा, कभी आप ओपन करो, जीरोदा हो या एंजल वन हो, कोई भी ऐप हो आपके पास, ग्रो ऐप हो, तो वहां पे तो क्लियरली आता है भाई कि 90% लोग ऐसे हैं जो लॉस में जा रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन में, जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो एनीवेज तो रिस्क है ना, तो ये क्रेडिटर को शेयर होल्डर अगर चाहे उन्हें रोकना है तो रोक सकते हैं सर, रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑथोराइज पर्पस के लिए यूज करो। तो ये कंक्लूजन हो गया सर। तो एज इट इज यही लैंग्वेज आना चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी, बट आपका पॉइंट ये होना चाहिए, आपका कंसेप्ट ये होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों। तो ये पहला सवाल था, आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, और मैं कह रहा हूं कि शुरुआत कर दीजिए, आपका आगाज हो जाएगा ना, तो फिर चीजें जैसे नेगोशिएबल कर लिया, ये वाला एक कंपनीज एक्ट हो जाएगा। पहला सवाल तो हो भी गया, बहुत दिक्कत नहीं है करके, अल्ट्रा वायरस वाली चीज हमने कर ली, और मॉड्यूल में से पढ़ो तुम जाके, वही चीज है सर। यहाँ पे क्वेश्चन वो नाम बदल देंगे, कुछ और कर देंगे, अल्ट्रा वायरस का प्रोविजन वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा, और रेटिफाइड नहीं कर सकते यूनानिमसली, ये भी हमने सीखा था, सारी चीजें वही है। तो आपका देखो, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं सर ये तो कुछ अलग आ गया, भाई कंसेप्ट वही है, और 10 पॉइंट में हमने डिवाइड किया है कंपनीज एक्ट को, उसके अलावा कुछ आने भी नहीं वाला। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आगे जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, गवर्नमेंट कंपनी पे ये क्वेश्चन है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया with 55% ऑफ its paid up share capital held by सेंट्रल गवर्नमेंट। उस पे यही पे तो तुम्हारा आंसर मिल जाना चाहिए था, 55% सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें हिस्सेदारी ली है, 20% बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग 20% 25% बाय प्राइवेट सेक्टर। तो 75% सेंट्रल और स्टेट मिला के हो गया, ये दो मिला के सर 75% हो गया, इसका 55 और 20 सेंट्रल और स्टेट का, और 25% कौन है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर करके। Some private shareholder argue that government control was not absolute and therefore company should not classify as a government company। वो कह रहे एक प्राइवेट बंदा बोला थे ना, एक प्राइवेट शेयर होल्डर बोला कि देखो 75% गवर्नमेंट के पास है, बट 25% तो नहीं है ना, 25% तो प्राइवेट शेयर होल्डर है ना, तो ये पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं बोले गवर्नमेंट का, है ना, एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ऐसा कहना है एक व्यक्ति का। और तुम्हें बताया गया है कि डिसाइड करो, तुमने तो पढ़ा हुआ है कंपनीज एक्ट, तो रेफरेंस दो कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन है, प्रोविजन है, जो भी है, कि बताओ करके भाई कि क्या ये बंदा जो है, ये प्राइवेट शेयर होल्डर, इसका बोलना सही है कि गलत है। अब तक बहुत सारे बच्चे आंसर उनको पता है कि सर हाँ ये तो गलत है, बट अब दिक्कत क्या है कि सर लिखे कैसे। अब ये दिक्कत तुमने अपने माइंड में बना ली है बेटा। अब इंच में हमेशा कहता हूं ना कि आईसीए तुम्हारा ग्रामर वामर नहीं चेक करने वाला भाई, तुमको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग सेक्शन भी, और ये तो 245 रोहित शर्मा कहा था मैंने,
याद रखो क्या है सर, सेक्शन 245 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब ये तो तुम्हें डेफिनेशन तो हमारा पता ही था सर कि गवर्नमेंट कंपनी एज वन विच इज इन विच नॉट लेस देन 51% पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसे तो गवर्नमेंट कंपनी कहेगा ना कि एटलीस्ट सर 51%, नॉट लेस देन मतलब 51% या उससे ज्यादा शेयर। अगर आप अपने इसमें लिखे लैंग्वेज में चलेगा, अगर वो कौन होल्ड कर रहा है सर, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, या जॉइंटली बाय सेंट्रल और जॉइंटली बाय स्टेट। लिमिट तो 51% है मिनिमम, इतना इससे ज्यादा होना चाहिए। हमारे केस में तो 75% था, तो बट ऑब्वियस डेफिनेशन के हिसाब से हमारा गवर्नमेंट कंपनी कहा ही जा सकता है। तो ये था प्रोविजन। अगर आप इसे केस समझो तो ये आपका हो गया प्रोविजन। प्रोविजन में कुछ डरना है ही नहीं सर, जो तुम्हें आ रहा है, जो तुम्हें पता है वो लिखिए, ठीक है। अब फैक्ट ऑफ द केस था, क्या था, इन द इंस्टेंट केस वर्ड यूज करो, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट together held 75% of paid up share capital of Bharat Infrastructure Limited. The remaining 25% was private, क्या बेटा, इन्वेस्टर। ये हो गया फैक्ट ऑफ द केस। बहुत सिंपल था। अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, taking into account the provision of Companies Act 2013, Bharat Infrastructure Limited is which company? Government company. Since the combined government holding exceed 51%, और ये 51% हमारा एक्ट कहता है, हमारा सेक्शन कहता है, टू सबसेक्शन 45, द आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्राइवेट शेयर होल्डर इज अनटेनेबल। अब देखो अनटेनेबल है ना, इनवैलिड, आप जो भी बोल सकते हो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया तुम्हारा आंसर। हो गया आरटीपी का दूसरा सवाल कि बताओ भाई कि क्या इस केस में, अब कुछ स्टूडेंट में हमेशा कहता हूं ना, आपको एज इट इज चीजें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन पता है, आप 10 बार पढ़ लीजिए ना, अभी आया है तो पढ़ लीजिए। सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 क्या कहता है, आपने पढ़ा वो चीज है। इसके अलावा अब आप इस पे नहीं जा सकते कि वहां पे कौन सी कंपनी का नाम दिया होगा, क्या वो सिनारियो बनाएंगे? नहीं सर। चलो दोस्तों, अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन पे, जिससे हमारा कंपनीज एक्ट का आरटीपी 2026 खत्म हो जाएगा। और दोस्तों मुझे बताओ, क्या ये दो चीजें अल्ट्रा वायर्स वाली चीज समझी? यस और नो? तुम एकदम ही अपने ऑब्जेक्ट से हट रहे हो, रेटिफाई कर रहे हो, नहीं चलेगा। और दूसरा, गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन भी हमारा हो गया रिवाइज करके। तीसरा, कैन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? भाई इसका तो आंसर दो, क्या वो कंपनी बनकर रजिस्टर हो सकता है? तो आंसर तो यस है सर, होगा। एंड इफ सो, अगर होगा, व्हाट प्रोसीजर डज इट हैव टू अडॉप्ट? और अगर वो हो सकता है तो क्या प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट करना है, बताइए। दोस्तों आते हैं सीधे हमारे इंस्टीट्यूट के ही आंसर पे, और मैं आपको सारी चीजें समझा के बताता हूँ। और आप लोग को अगर वो भूल चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए मैं जो बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट का ही लैंग्वेज हम लोग फॉलो करेंगे, और इस चैप्टर में लैंग्वेज बहुत ही आसान है वैसे भी। चलो देखते हैं। यस, non-profit organization be registered as a company under the Companies Act 2013 by following provision of section 8 of the Companies Act 2013। इतना लाइन तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत होगा। क्या वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हो सकते हैं? आंसर इज यस। बट हमको तो याद है ना कि जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एनजीओज है, वो कौन से सेक्शन में रजिस्टर होगा? सेक्शन 8 में सर। इसे सेक्शन 8 कंपनी भी कहा जाता है। तो आपको बस सेंटेंस फ्रेम करना था, यस, a not profit organization be registered as a company under the Companies Act 2013 by following the provision of कौन सा सेक्शन? सेक्शन 8 of the Companies Act 2013। सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विच फॉर्म टू। देखो अभी सेक्शन 8 कंपनी किसे कहा जाएगा, जो किसके लिए बनेगी बताओ तो? सबसे पहला, ऐसा कंपनी जो फॉर्म हुआ है टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ, 3 स्ट्रीम मैंने कहा था, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस में। इतना तो याद रखो क्यों फॉर्म हुई है, टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने शब्द आए लिख दो भाई कि प्रोटेक्शन ऑफ, प्रमोट द चैरिटेबल व्हाट बेटा, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, एक्सेट्रा लिख दो कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए उनका, इसके लिए उन्होंने फॉर्म होना चाहिए। दूसरा, सच अ कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, ये पूरा लाइन है बेटा, अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो क्या, ये सवाल एक बार आया था। और इस पे तुम और एक चीज, मतलब अभी तो इंस्टीट्यूट ने ये आरटीपी में दिया है, बट आप समझो अगर इससे घूम फिर के एक सवाल आया तो और एक सवाल बन सकता है, क्या जो ये सेक्शन 8 कंपनी है वो अपने शेयर हो, मतलब अपने जो मेंबर्स है उन्हें डिविडेंड बांट सकती है क्या? आंसर इज नो। क्यों? देखो, सच ए कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा
वो कहाँ पे अप्लाई करना है, प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और प्रॉफिट हुआ, सब उसमें लगा दो। तुम्हारा ऑब्जेक्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें लगा दो। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में वो पैसा लगाओ। प्रोहिबिटिंग पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इस मेंबर, ये सेक्शन 8 कंपनी अपने मेंबर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं बांट सकती। क्लियर है बॉस, एवरीवन? तो ये तो तुमने सेक्शन 8 का बेसिक सा बात बता दिया कि क्यों बनेगा, उसका प्रॉफिट होगा वो कहां पे अप्लाई होगा, और क्या प्रोहिबिट है, क्यों डिविडेंड नहीं बांट सकते। The central government has the power to issue license for registering a Section 8 company। अब यहाँ पे रोल आ रहा है। तुमने सवाल जो पूछा था ना, सवाल क्या था सर, बताओ कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, है ना। सेक्शन 8 तो पहले तो कहा कि तुम्हारा कंपनी क्या तुम्हारा नॉट फॉर प्रॉफिट वाला कंपनी क्या कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। सेक्शन 8, अब सेक्शन 8, अभी दूसरी बात कि सेक्शन 8 जो कंपनी है ना, उसका लाइसेंस हमें कौन इश्यू करता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे आंसर में आना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इशू लाइसेंस फॉर रजिस्टरिंग का बेटा सेक्शन 8 कंपनी। अब तीन बातें लिखोगे और विषय खत्म हो जाएगा। पहली बात, सेक्शन 8 अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच अ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ये तो भाई कॉमन पॉइंट है जो हमने शॉर्ट में भी किए थे कि सेक्शन 8 में जो भी कंपनी होती है उनका लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है, भले वो अपने नाम के आगे विदाउट द एडिशन ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम बाय इशूइंग लाइसेंस सच एज कंडीशन एज डीम टू फिट। कंडीशन के साथ वो प्रोसीजर है भाई कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी लाइसेंस देंगी तो इन कंपनी को, याद रखना ये कहीं पे भी इस प्रोविजन में इस पॉइंट पे कैसा भी सवाल आपको पूछा जा सकता है, तो कंसेप्ट पे ध्यान देना। क्या, देखो अगर एकेसीए प्राइवेट लिमिटेड, मगर मैं प्राइवेट कंपनी हूं ना, तो मुझे कंपलसरी प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड लगाना है, तो ही माना जाएगा मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है। समझ में आ रहा है? बट सेक्शन 8 कंपनी को कोई ऐसा रूल ही नहीं है। उसने अगर अपने नाम के आगे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये लिमिटेड वर्ड डिनोट क्या करता है, लाइबिलिटी लिमिटेड है। बट सेक्शन 8 कंपनी ने उनके नाम के आगे अगर ये शब्द नहीं भी लगाए तो भी उनका लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहेगा, सब्जेक्ट टू जो हम कंडीशन देंगे वो आपने फॉलो करना है। दूसरा, द रजिस्ट्रार shall on application register such a person or association of person a company under this section। जब आप रजिस्टर करोगे तो जो आरओसी होता है आपको उस तरीके से कंपनी का एक दर्जा दे दिया जाएगा। तीसरा, ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शैल एंजॉय सेम प्रिविलेज एंड ऑब्लिगेशन एज अ लिमिटेड कंपनी। तो आपको और एक सवाल अगर आ गया, क्या सेक्शन 8 कंपनी को सारे वही राइट्स एंड पावर होते हैं जो नॉर्मल कंपनी के? आंसर इज यस। जैसे आप रजिस्टर हो जाते हो एज अ कंपनी तो आपको सेम अधिकार, सेम पावर, सेम प्रिविलेज मिलेंगे जैसे नॉर्मल कंपनी को मिलता है। तो दोस्तों ये आपको एक बार वापस से रिवाइज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ना कंसेप्ट समझो, क्योंकि आरटीपी में आपको एज इट इज सवाल नहीं आने पेपर में, बट हाँ सेक्शन 8 को रिवाइज कर लो। सेक्शन 8 कंपनी, पहले तो क्या कंपनीज एक्ट में नॉट फॉर प्रॉफिट वाला कंपनी रजिस्टर हो सकता है? आंसर इज एज पर विच सेक्शन? सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, क्या कहता है किसे सेक्शन 8 कंपनी में डाला जाएगा? ऐसा कंपनी जो रजिस्टर हो रहा है प्रमोशन के लिए, क्या प्रमोट करना है? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा वो किधर अप्लाई करना है? प्रमोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एंड वो प्रोहिबिट होगा, उसको प्रोहिबिशन है, मतलब वो नहीं, लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है कि वो डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता मेंबर को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा मुद्दा आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि और लाइसेंस इशू करे सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, और उसका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, भले वो नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ना लगाए। रजिस्टर ऑन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर सच अ पर्सन एसोसिएट पर्सन अंडर दिस वर्ड बेटा सेक्शन आपको क्या कर सकता है? ओके, उन्हें रजिस्ट्रार में एज अ कंपनी आपको स्थान मिलेगा। और और ऑन रजिस्ट्रेशन कंपनी शाल एंजॉय सेम प्रिविलेज, जैसे प्राइवेट कंपनी को, जैसे बाकी कंपनी को अधिकार है वैसे ही आपको भी अधिकार मिलेंगे करके। ठीक है, तो ये इतना सा आपका सवाल है दोस्तों, जस्ट मिनट। ओके, तो इतना सा आपका ये आंसर था। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, जस्ट रिवाइज हो गया हमारा पूरा, क्या राजा, रिवाइज हो गया हमारा सेक्शन 8 कंपनी। तो ये तीन सवाल थे आपने ये देखने हैं, जो आरटीपी 2026 भी आपका डन हो गया। एवरीवन वंस अगेन मुझे बताओ, पहला अल्ट्रा वायरस का था, उसमें हमने ये देखा कि यूनानिमस आप सर्वसम्मति से भी आओगे फिर भी आपका वो रेटिफाई नहीं कर सकता अगर आप मेन ऑब्जेक्ट ही क्या कर रहे हो, बदल रहे हो तो। दूसरा पॉइंट आप देखोगे कि गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, और तीसरा पॉइंट सेक्शन 8 कंपनी का। ठीक है, इतना हुआ, आपको ओवरव्यू मिल गया। तो यहीं पे दोस्तों रुकते हैं, ये एक सवाल और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोग डन कर चुके हैं।
चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।